बीएचयू पर अब एनआईए आईबी की नजर है। एक बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। आंदोलन को उग्र रूप देने के इनपुट मिले हैं। रडार पर आयशा और भगत सिंह छात्र मोर्चा संगठन के छात्राओं से एनआईए पूछताछ कर चुकी है और बीएचयू में छात्र आंदोलन से सक्रिय हुई हैं एजेंसियां। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट से भी पूछताछ की गई है। तो वाराणसी से एक बड़ी खबर, जहां पर बीएचयू पर अब एनआईए और आईबी की नजर है। राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और उग्र रूप देने के इनपुट मिले हैं। आंदोलन को उग्र रूप देने की कोशिश की जा सकती है, जिसको लेकर एजेंसियां काफी अलर्ट पर हैं। और आयशा और भगत सिंह छात्र मोर्चा संगठन के छात्राओं से एनआईए पूछताछ कर चुकी है। बीएचयू में छात्र आंदोलन से एजेंसियां काफी ज्यादा सक्रिय हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में रवि पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, किस तरह के इनपुट्स मिले हैं और क्या आज भी कुछ स्टूडेंट से पूछताछ हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से बीएचयू छेड़खानी मामले के बाद बाउंड्री वॉल मामला गरमाया और बीएचयू के जो अलग अलग छात्र अलग हिस्सों में बड़ा आंदोलन करने लगे, लेकिन इस आंदोलन के बीच में भगत सिंह छात्र मोर्चा और आयशा के छात्र जिस तरह से सिंह द्वार पर बैठ करके धरना दिया और उसके बाद मारपीट की और उसके बाद हंगामा किया, उसको लेकर के एनआईए और जो आईबी की जो टीम है वो सक्रिय हो गई है, क्योंकि उनको ये इनपुट कि बाउंड्री वॉल को लेकर के बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के एनआईए एकदम सक्रिय हो गई है और आईबी के अलग अलग जो विंग है वो आयशा और भगत सिंह के छात्रों को रडार पर रखे हुए, उनके नजर में रखे हुए, और हो सकता है कि अगर ज्यादा कुछ इनपुट मिले तो छात्रों से पूछताछ भी करे। बता दें कि कुछ दिनों पहले आयशा के छात्रों से एनआईए पूछताछ कर चुकी, उसमें नक्सल गतिविधियों को संलिप्त पाए जाने पर पूछताछ हुई थी। इसी को लेकर के एनआईए सक्रिय है। आंदोलन को उग्र रूप देने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। तो क्या इन पूरी साजिश के पीछे कौन लोग हैं, इस बात की भी जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से छेड़खानी के मामले को दबा करके बाउंड्री वॉल का मामला उठाया गया और उस पर अलग अलग जगह प्रदर्शन हुए, काफी बड़े संख्या में प्रदर्शन होना शुरू हो गए और अभी भी कहीं न कहीं छोटी मोटी इनपुट मिल रहे हैं। उससे कहीं न कहीं को एक संदेह हुआ और उसके बाद उन्होंने अपनी जो इनपुट है उसको लेना शुरू किया। इनपुट मिलने के बाद जब ये बात सामने आई कि नहीं, एक बड़ा आंदोलन एक बार फिर से बीएचयू में दिया जा सकता है, उसके बाद एनआईए लगातार बीएचयू के अलग अलग छात्र विंगों पर, उसके साथ साथ भगत सिंह छात्र मोर्चा पर खाता ध्यान रखा हुआ है। तो इस तरह के जो मामले हैं रवि पांडे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर छात्रों के कंधों पर रखकर एक तरह से बंदूक चलाने की यहां पर कोशिश की जाती है, शांति को भंग करने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही मामले इससे पहले भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखे गए थे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला अरसलान ने केमिकल बम तैयार भी कर लिया था और उसका परीक्षण भी कर चुका था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। यहाँ पर यूपी एटीएस पहुंची और उन्होंने अब्दुल्ला अरसलान को गिरफ्तार कर लिया। खलीफा फराज कायम करने का उन पर आरोप है। और बोहर तो सही है, बिल्कुल ना किसी से बोलना ना चलना, बेचारे अपने आए ड्यूटी से और अपने घर में घुस गए, बस यही काम था। अब जल्द ही यूपी एटीएस इन दोनों आतंकियों को कस्टडी रिमांड में लेगी और इनके पूरे नेटवर्क और मंसूबों का करेगी खुलासा। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने 2 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो कि स्लीपर सेल के तरीके से गुपचुप एक बड़ी साजिश रच रहे थे। ये दोनों आतंकी अलीगढ़ से गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों ही आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। दोनों पढ़े लिखे युवा हैं और केमिकल बम तैयार करने की फिराक में थे। इन दोनों में एक आतंकी ऐसा भी है जिसने की पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। अगर ये आतंकी मकसद में कामयाब हो जाते तो बेहद बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश एटीएस ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश एटीएस ने न सिर्फ बड़ा एक्शन लिया है, बल्कि एक बड़ी आतंकी साजिश का भी पर्दाफाश कर दिया है।
एटीएस ने अलीगढ़ से आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही सेल्फ रेडिकलाइज यानी कि खुद से ही चरमपंथ से जाकर जुड़े थे। अहम बात यह है कि ये दोनों ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अच्छे छात्रों में शामिल थे और बेहद गुपचुप तरीके से आतंकी नेटवर्क से जुड़कर अपनी साजिश को अंजाम दे रहे थे। अलीगढ़ से गिरफ्तार आईएसआईएस के सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक बड़े धमाकों को अंजाम देने की तैयारी कर चुके थे। एटीएस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल्ला अरसलान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुका था, तो माज बिन तारिक बीकॉम का छात्र रह चुका है। अब्दुल्ला अरसलान ने केमिकल बम तैयार भी कर लिया था और उसका परीक्षण भी कर चुका था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ये दोनों आतंकी आईएसआईएस के पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। पूरे मॉड्यूल के 8 आतंकियों को अब तक केंद्रीय एजेंसियां देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार कर चुकी हैं। ये दोनों ही आतंकी गुपचुप तरीके से आईएसआईएस के पूरे मॉड्यूल से जुड़कर काम कर रहे थे, बल्कि इनका प्लान एक केमिकल बम तैयार करने का था। लेकिन इससे पहले ही एटीएस ने इनको इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स के जरिए इनका पता लगाया और पूरे मॉड्यूल को एक झटके में तोड़ डाला। आइए अब आपको बताते हैं कि इनका प्लान क्या था। पूरे मॉड्यूल से मिलकर बना रहे थे बम। केमिकल बम बनाने की थी तैयारी, बम का ट्रायल करने की भी जानकारी। ऑनलाइन अपने हैंडलर्स से करते थे संपर्क, खलीफा राज कायम करने की खाई थी कसम। दोनों आतंकियों अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को एटीएस ने अलीगढ़ से गिरफ्तार किया। अब्दुल्ला एएमयू का पूर्व छात्र रह चुका है और पेट्रोकेमिकल में इंजीनियर की डिग्री हासिल कर चुका है। उधर माज बिन तारिक भी एएमयू में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है और दोनों के ही पास से आतंकी विचारधारा वाला साहित्य भी बरामद हुआ है। दोनों ही इंटरनेट के जरिए नए युवाओं को गुमराह करने और अपने आतंकी मॉड्यूल में शामिल करने की कोशिशों में लगे रहते थे। उधर दूसरी तरफ दोनों ही अपने हैंडलर्स के साथ मिलकर केमिकल बम तैयार करने की प्लानिंग में शामिल थे। खबर है कि अरसलान ने कुछ वक्त पहले इस बम का ट्रायल भी किया था। यूपी एटीएस द्वारा 2 आईएसआई सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने यहां पर देर रात अब्दुल्ला अरसलान को गिरफ्तार किया। मैं उनके घर पर मौजूद हूं, मैं आपको घर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहां पर यूपी एटीएस पहुंची और उन्होंने अब्दुल्ला अरसलान को गिरफ्तार कर लिया। खलीफा फराज कायम करने का उन पर आरोप है और जिहादी सेना बनाने का भी आरोप लगा है। एटीएस फिलहाल उनको गिरफ्तार करके ले गई है और एटीएस उनको कोर्ट में पेश करेगी और यहां से उनकी रिमांड लेगी। दोनों ही आतंकियों से एटीएस पूछताछ कर रही है। अभी बहुत से सवाल बाकी हैं और इनके जवाबों से ही आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल्स को जड़ से खत्म करने की मुहिम पूरी हो सकेगी। साफ है कि अब ये आतंकी बोलेंगे और साजिश के राज खोलेंगे। इन दोनों आतंकियों के संबंध पूर्व में गिरफ्तार आतंकी रिजवान और शहनवाज से बताए जाते हैं। रिजवान और शहनवाज के घरों की महिलाएं आईएसआईएस के हैंडलर्स के भी संपर्क में थी, ऐसी जानकारी मिली है। अब जल्द ही यूपी एटीएस इन दोनों आतंकियों को कस्टडी रिमांड में लेगी और इनके पूरे नेटवर्क और मंसूबों का करेगी खुलासा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। अब आपको बताते हैं अलीगढ़ के उस पढ़े लिखे युवा की पूरी कुंडली जो एक आतंकी विचारधारा की जद में आकर एक शातिर टेररिस्ट बन गया। जिस देश में पढ़ाई लिखाई के लिए रोजगार लिया, उसने अपने उसी देश के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी और साजिश की बेहद खतरनाक। क्या है आईएसआईएस के शातिर टेरर इंजीनियर की कुंडली, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। केमिकल बम, खूनी प्लान, गिरफ्त में आईएसआईएस का अरसलान। आईएसआईएस का इंजीनियर, खुल गया प्लान टेरर। आईएसआईएस का टेरर इंजीनियर। यूपी एटीएस ने जिन 2 आतंकियों को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है, वो दोनों ही न सिर्फ खुद से चरमपंथ की तरफ बढ़ रहे थे, बल्कि दूसरे युवाओं को भी आतंकी गतिविधियों से जोड़ने की फिराक में रहते थे। इन दोनों के ही पास से एटीएस ने भारी मात्रा में
आतंकी विचारधारा से जुड़ा साहित्य बरामद किया है। लेकिन अहम बात यह है कि ये दोनों ही बेहद लो प्रोफाइल स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। दोनों ही एएमयू के छात्र हैं और दोनों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं। शायद इसी चीज का फायदा आतंकी संगठन ने इन दोनों को अपने टेरर प्लान में शामिल करके उठाया। दोनों ही पुणे मॉड्यूल के साथ मिलकर केमिकल बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। आपको बताते हैं कि आखिर दोनों कौन हैं। ये बताया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2021 में उन्होंने पेट्रोकेमिकल से यहाँ से कोर्स किया था। बच्चों को पढ़ाने के काफी शौकीन थे, लेकिन वह एक जिहादी सोच रखते थे। यूपी एटीएस यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने काफी ज्यादा उनसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेन ड्राइव और काफी अन्य सामान यहाँ पर बरामद किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में कितने नाम और सामने आ पाते हैं। अब्दुल्ला अरसलान एएमयू का पूर्व छात्र, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर, बच्चों को पढ़ाता था, बेहद शांत स्वभाव, केमिकल बम बनाने में जुटा था, बम का ट्रायल भी कर चुका था। अब्दुल्ला के पिता भी एएमयू में पढ़ाते हैं। खास बात यह है कि अब्दुल्ला का परिवार इलाके में काफी इज्जत और रसूख रखता है और काफी शालीन परिवार माना जाता है। पड़ोसियों को जब अब्दुल्ला की इस हरकत की जानकारी हुई तो हर कोई हैरत में पड़ गया। व्यवहार तो सही है, मैंने कहा ना किसी से बोलना ना चालना। बेचारे अपने आए ड्यूटी से और अपने घर में घुस गए, बस यही काम था। जी अपने ही नहीं है, पता है मैंने कहा। अच्छा, वैसे माँ के लिए मतलब कैसे व्यक्ति थे? वैसे तो बढ़िया है, वो बोलना चालने में बढ़िया है बेचारे। अच्छा, ना किसी मोहल्ले पर उससे ज्यादा बात करते हैं वो। कितने समय से आप जानते थे उन्हें? हमें यहाँ हो गई साहब 6-7 साल हैं जहाँ रहते हैं। अच्छा, तो जब तक आप जानते थे इन्हें? हाँ। इनके इनके परिवार के लोग कैसे हैं? ये बढ़िया है। ये इनके पापा जो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। अच्छा, में भी पढ़ाई करी है। हाँ। एएमयू से पढ़े थे वो? हाँ। उधर दूसरे आतंकी मास बिन तारिक की बात करें तो ये एएमयू का छात्र है और ये बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। माना जा रहा है कि दोनों पढ़ाई के दौरान ही एक दूसरे के संपर्क में आए थे। दोनों ही मिलकर खलीफा राज की कसम खा चुके थे और किसी बड़ी साजिश की फिराक में थे ताकि अपने हैंडलर्स और आईएसआईएस के आकाओं को अपने आतंकी प्लान से खुश कर सकें। लेकिन एटीएस ने पहले ही दोनों को गिरफ्त में लेकर पूरी साजिश को ही नाकाम कर दिया। अलीगढ़ से गिरफ्तार आईएसआईएस के सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक बड़े धमाकों को अंजाम देने की तैयारी कर चुके थे। एटीएस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल्ला अरसलान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुका था, तो माज बिन तारिक बीकॉम का छात्र रह चुका है। अब्दुल्ला अरसलान ने केमिकल बम तैयार भी कर लिया था और उसका परीक्षण भी कर चुका था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अब जल्द ही यूपी एटीएस इन दोनों आतंकियों को कस्टडी रिमांड में लेगी और इनके पूरे नेटवर्क और मंसूबों का करेगी खुलासा। सांप का जहर, नशा भी और दवा भी। दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई की खबर सामने आने के बाद में हर किसी के मन में बस यही सवाल थे कि सांप के जहर का नशे के इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाता है और सांप के काटने से मौत आखिर क्यों नहीं होती। हर साल दुनिया भर में 1,38,000 लोगों की सांप के डसने से मौत होती है और 4 लाख लोग अपाहिज हो जाते हैं। भारत में हर साल सांप के काटने से 40,000 लोगों की जान चली गई जाती है। और फिर नशे के लिए कैसे कोई खुद को सांप से डसवा सकता है? आज हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब बताएंगे और शायद ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि सांप के जहर का इस्तेमाल कई दवाओं को बनाने में भी होता है। सैकड़ों साल पहले भी भारतीय ऋषि मुनि और वैद्य सांप के जहर का इस्तेमाल इलाज के लिए करते थे। अब ये पूरा मामला आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टीज के दौरान सांप के जहर की सप्लाई। इस मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। नोएडा पुलिस ने एक बैग में अलग अलग पिंडियों में 9 सांप बरामद किए हैं। सबके मन में सवाल है कि आखिर जहरीले सांप का इस्तेमाल नशे के लिए कैसे हो सकता है? सांप का जहर लेने वाला मरता क्यों नहीं? आजकल रेव पार्टीज में सांप के जहर की डिमांड बढ़ गई है। इसी आधार पर रेट भी वसूला जाता है।
इंटरनेशनल मार्केट में भी सांप का जहर खासे डिमांड में है। गिरोह सांप के जहर के साथ साथ सांपों की तस्करी में भी जुटा है। सांप का ये जहर रेव पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है, जहां लड़के लड़कियां स्नेक बाइट लेते हैं, यानी होठों पर सांप से कटवाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन सांपों के काटने से मौत नहीं होती, बल्कि होता है नशा। ऐसा नशा जो कोकीन और मॉर्फिन से ज्यादा होता है। कहा जाता है कि 7-7 दिनों तक स्नेक बाइट लेने वाला नशे में रहता है। यही वजह है कि आजकल नशा करने वाले लड़के लड़कियां स्नेक बाइट पसंद करते हैं। आरोप है कि एल्विश भी इन्हीं सांपों का जहर रेव पार्टीज में सप्लाई करवाता था। लेकिन आज सांपों के जहर के बारे में जो हम आपको बताएंगे, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिन सांपों का जहर नशे के लिए इस्तेमाल होता है, उसी जहर का इस्तेमाल दवाई बनाने में भी होता है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल होता है। भारत में सैकड़ों साल पहले ऋषि मुनि और वैद्य इलाज के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि ऋषि मुनि सांप के जहर से प्रतिरोधक क्षमता वाली दवाएं बना लेते थे, जिनका इस्तेमाल जहर के इलाज में होता था। दुनिया के कई और हिस्सों में भी सांप के जहर का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जहर मौत भी दे सकता है और जीवन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।